नमस्कार दोस्तों, मैं महेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल नोटियोलॉजी में। इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा सिलेबस है ना, उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब जैसे मान लो सिलेबस का जो 100% है उसमें से जो 70% इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो कवर करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैं पूरा सिलेबस कवर करूँगा तो मेरे पास 8 घंटे तो है नहीं, ना ही आपके पास 8 घंटे हैं। तो हम कोशिश करेंगे जितना छोटा से छोटा हो सके उतना कवर करने की, ठीक है। और मैं डेफिनेशंस नहीं बताऊंगा, मैं पॉइंट्स लिखूंगा और उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। आप स्क्रीनशॉट, ऐसे मैं साइड में होकर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूंगा, स्क्रीनशॉट लेते रहना, उससे अपनी कॉपी में लिख लेना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपकी वीडियो देखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना सिलेबस ले आओ, वीडियो को पॉज करो और अपना सिलेबस ले आओ, साथ में एक नोटबुक ले आओ, ठीक है। सिलेबस और नोटबुक ले आए, चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ये मैंने कंसाइज नोट्स बनाए हुए, इसी से मैंने पढ़ा था, इसी से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या होता है या कह लो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स सेम है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो आप बता दोगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ के जो लोग होते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी चीज को कैसे क्रिएट करें और उसे मार्केट में कैसे सेल करें, बिजनेस करें, ये सब तो बता दोगे, ठीक है। आते हैं मेन पॉइंट्स में जिससे आप स्कोर करोगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन्हें मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम चीजों को बनाते हैं और चीजें या सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, उसी को कहते हैं प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उन्हें एक्सचेंज करते हैं, किस लिए, प्रॉफिट के लिए एक्सचेंज करते हैं, ठीक। उसके बाद प्रॉफिट मोटिव भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ठीक। उसके बाद आता है हमारा क्रिएशन ऑफ वेल्थ। जैसे मान लो तुम किसी को कोई चीज बेच रहे हो, ठीक है, तो वो तुम्हें जानेगा ना कि इसके यहाँ से मैंने चीज खरीदी थी, ये अच्छी चीजें बेच रहा है, ये बिजनेस करता है। उसे अगर दोबारा किसी चीज की, जैसे मान लो मार्कर बेच रहे हो, तो मुझे मार्कर की दोबारा जरूरत पड़ेगी और तुम बेच रहे हो, तो मैं तुम्हारे पास वापस लेने आऊंगा ना। तो इससे क्या होगा, वेल्थ क्रिएट होती है। और वेल्थ कैसे क्रिएट होती है, जब हम बिजनेस कंटिन्यूटी के साथ करते रहते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है कि जो बिजनेस है यार, कभी फायदा है कभी नुकसान है, तो बिजनेस इज अ रिस्क एलिमेंट, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कवर हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो, डन। चलो अब आते हैं स्कोप पे। देखो यार, स्कोप क्या होता है, स्कोप में बेसिकली दो चीजें आती हैं, दिमाग से समझना है, लिखने की जरूरत अभी नहीं है, बस ये पॉइंट्स लिखना है जब मैं बताऊं, ठीक है। तो स्कोप में बस दो चीजें आती हैं, पहला आता है इंडस्ट्री, दूसरा आता है कॉमर्स। देखो, इंडस्ट्री वो जगह है जहां पे तुम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। कॉमर्स वो जगह है जहां पे तुम प्रोडक्ट एक्सचेंज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताऊं, जारा, ठीक है, जारा क्या है, क्लोथिंग इंडस्ट्री है। और अमेजोन, अमेजोन क्या है, अमेजोन कॉमर्स का काम करता है। जैसे ई कॉमर्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ही कहते हैं शायद इसको, ई कॉमर्स है ना, जो मतलब डिजिटली बिजनेस होता है, तो उसमें इंडस्ट्री आती है, कॉमर्स आता है। अब देखो, इंडस्ट्री में दो चीजें आती हैं, पहला आता है एक्सट्रैक्टिव, जैसे जो मेटल हीरा वगैरह बनाते हैं उसे एक्सट्रैक्टिव कहते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन, जैसे जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, ओमेक्स का हो गया, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन में आता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हैवी एंड लाइट, मतलब जैसे जो चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जैसे स्टील हो गया, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, बहुत ज्यादा। जैसे मान लो एक घर बन रहा है तो उसमें कम से कम 500-600 किलो स्टील तो लग ही जाता है, तो वो हैवी इंडस्ट्रीज में आता है। लाइट इंडस्ट्रीज में वो आता है जहाँ पे छोटी 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 चीजें बनती है, नॉर्मल चीजें, जैसे हो गया डायमंड हो गया, बेल्ट हो गया, चश्मे हो गए, सनग्लासेस हो गए, ये सब लाइट इंडस्ट्रीज में आता है। अब यही हैवी, जैसे स्टील का काम है तो वो लार्ज स्केल पे होगा, जो डायमंड का काम है वो स्मॉल स्केल पे होगा, ठीक। चलो इंडस्ट्री क्लियर हो गया। अब आते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स में दो चीजें आती हैं, पहला आता है ट्रेड, वही काम जो जैसे दुकानदार करते हैं ना, जैसे होम ट्रेड में रिटेल, होलसेल, ये सब इसमें आता है। इंटरनेशनल ट्रेड में आता है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक। उसके बाद आते हैं ऑक्सिलरीज में। ऑक्सिलरीज वो होती हैं जहां पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे जो काम अमेजोन करता है, कमोडिटीज एक्सचेंज करता है ना, जैसे मतलब ये मार्कर है, ये मार्कर स्टेशनरी वाले से लेके आपको दे देगा, ठीक है, तो ये काम हो गया। या फिर पैकेजिंग हो गया, टीचिंग हो गया, वेयर हाउसिंग, जैसे सामान रखना हो गया, जैसे ये कई सारे मार्कर हैं, ये मैंने अपने पास रखे हैं, अपने एक स्टोर में रखे हैं, मान लो 1000 पीस मार्कर रखे, तो उसे वेयर हाउसिंग कहते हैं, ठीक। स्कोप क्लियर हो गया और कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए। उसके बाद क्या है, देखो यार मैं वीडियो पॉज नहीं करूंगा, आगे आगे बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम किस पे, ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं किसके, बिजनेस के भी ऑब्जेक्टिव सेम होंगे और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव सेम होंगे।
तो पहला यार देखो, पहला आता है हमारा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव मतलब जो नेचुरल ऑब्जेक्टिव है, जो नॉर्मल बात है। तुम बिजनेस करोगे क्यों करोगे, तुम्हें पैसा कमाना होगा, नाम कमाना होगा, तो प्रॉफिट और वेल्थ का जो प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव जो होता है, प्रॉफिट मोटिव जो होता है, और जो शोहरत जैसे जान पहचान जो भौकाल बनेगा ना तुम्हारा, वो सब आएगा तुम्हारा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स में। उसके बाद आता है इकोनॉमिक। देखो तुम बिजनेस करोगे तो मान लो तुम 100 रुपए कमा रहे हो, तो उसमें से 20 रुपए या 25 रुपए या 10 रुपए तुम सरकार को दोगे। सरकार को दोगे तो वो टैक्स में जाएगा, और साथ ही साथ तुम जो बिजनेस करोगे तो कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उससे क्या होगा, जो देश की इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी, ठीक है। और दूसरा टैक्स से गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, जिससे कंट्री को फायदा होगा, दोनों तरफ से कंट्री का एक फायदा, ठीक। उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा सोशल। देखो सोशल में क्या आएगा, जैसे तुम बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, मैं एक मार्केट बना रहा हूँ, मेरा मार्केट जो है 3 महीने में पूरा घिस जाता है, खराब हो जाता है। तुम कोई मार्केट बनाना जो 4 महीने 5 महीने 6 महीने चलता है, तो इससे जो सोसाइटी है उसे फायदा होगा ना, तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है क्या हमारा नेशनल। नेशनल में क्या आता है कि जो हमारा, जैसे देखो तुम्हारा बिजनेस है, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का प्रोडक्ट है, अमेरिका का प्रोडक्ट है, तो एप्पल का नाम तो अमेरिका का नाम है। वैसे ही तुम्हारा बिजनेस जितना अच्छा होगा उतना ही तुम्हारे देश का नाम होगा। ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, ठीक। इसको पॉइंट में ऐसे, जैसे ये बनाया ना हमने बादल, बादल बरसा बिजुली, ऐसे ही बादल भी बनाना, और बस उसको लिख के पॉइंट बना के ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करना उसको। देखो यार जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा तुम्हारा, वैसे ही तुमको नंबर मिलेंगे। तुम लाख पूरी कॉपी में अच्छा अच्छा डेफिनेशन 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 लिख के चले और पैराग्राफ में, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वो 8 नंबर देगा 15 में से। लेकिन अगर तुम ऐसे डायग्राम के साथ करोगे, पहले मतलब डेफिनेशन लिख दी ऑथर की दी हुई, ठीक है। और हाँ, ऑथर की दी हुई डेफिनेशन कहाँ से देखना, चैट जीपीटी किसी भी एआई से देखना, बहुत इजी डेफिनेशन बताता है वो लिखने के बाद डायग्राम बना देना। डायग्राम बनाने के बाद हर एक पॉइंट को 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, काम खत्म। तुम्हें 15 में से 13 मार्क्स तो दे ही देगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। ये हो गया, ठीक है। फंक्शंस नहीं आएंगे तुम्हारे में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो ही गया है। हाँ, बिजनेस यूनिट, ठीक है, बिजनेस यूनिट इंपॉर्टेंट है। बिजनेस यूनिट आएगा आपके में, जैसे पूछेगा ना तो पूछेगा कि बिजनेस यूनिट क्या होती है। दूसरा, बिजनेस यूनिट को सेटअप करने के लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमें ध्यान रखने चाहिए बिजनेस यूनिट को सेटअप करने से पहले, तो ये 2 चीजें होंगी, ठीक है। तो इसे भी देख लेते हैं अभी। यार देखो अब मैं डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लगता है, मैं सीधा सीधा ऐसे ही कर दूंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला बिजनेस यूनिट क्या होता है, जैसे देखो तुम जाते हो बाहर घूमने जाते हो तो मैकडॉनल्ड्स जाते हो, तो मैकडॉनल्ड्स क्या है, मैकडी का एक बिजनेस है, और उसके जहाँ जाते हो जिस फ्रेंचाइजी में, वो क्या है, उसकी बिजनेस यूनिट है, ठीक है। तो डेफिनेशन वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, मैं मेन मेन बातें बताऊंगा। पहला तुमसे पूछेगा फैक्टर्स, नहीं पूछेगा तब भी बता देना बिजनेस यूनिट में कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कि मतलब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं बिजनेस यूनिट को। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो तुम्हें एक मोबाइल लेने पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला उसकी स्टोरेज की रैम रोम कितनी है, दूसरा उसका कैमरा, तीसरा उसकी बैटरी लाइफ, चौथा उसका प्रोसेसर। वैसे ही कौन कौन से फैक्टर्स हैं जब हम एक बिजनेस यूनिट बना रहे होते हैं, बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, तो उनको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एंटरप्रेन्योरियल स्किल, मेरे साथ साथ लिखते जाओ यार तुम भी। मैनेजरियल क्वालिटी, तीसरा आता है एक्सटेंट ऑफ मार्केट, चौथा आता है फाइनेंस, पांचवा आता है नेचर ऑफ बिजनेस, फिर छठवा आता है लेबर। लिख लिया ना, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यार क्या क्या फैक्टर्स है, ये बेसिक फैक्टर्स है, मतलब मान लीजिए तुम्हारे 5 मार्क्स का सामान है ये, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आता है हमारा
एंटरप्रेन्योरियल स्किल मतलब फॉर एग्जांपल जैसे तुम बना रहे हो बनाना शेक, ठीक है। बनाना शेक में तुम चॉकलेट डाल के दे रहे हो, काजू बादाम डाल के दे रहे हो, मतलब तुम्हारा जो आइडिया है कि मैं ऐसा कैसा बनाना शेक बनाऊं और उसे कैसे लोगों को प्रेजेंट करूं कि मतलब कुल्हड़ में दूं, कांच की गिलास में दूं, डिस्पोजल में दूं, ये सारी जो आइडिया जनरेशन है ये एंटरप्रेन्योर का काम होता है, ठीक है। बेसिकली एंटरप्रेन्योर क्या करता है, आइडिया देता है, आइडिया जनरेशन उसका काम होता है, ठीक। मैनेजरियल क्वालिटी, याद देखो तुमने आइडिया तो बना दिया, अब उसे कैसे मैनेज करना है, कितने कस्टमर्स दिन के आ रहे हैं, कितना पैसा जनरेट हो रहा है, वो जो पैसा जनरेट हो रहा है उसे कैसे दोबारा बिजनेस में लगाना है। ये मेरी मम्मी का फोन आ गया है, रुक जाओ। हेलो, हाँ खुशी, हाँ हाँ वो सो गई है, मम्मी सो गई है। नहीं नहीं मैं जग रहा हूँ, बताओ क्या हुआ है। अभी तो यार मैं पढ़ रहा हूँ यार, मेरा पेपर चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। परसों है, बताओ जल्दी बताओ क्या हुआ। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी मम्मी को इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है, बस 10 मिनट रुकना। ठीक, अच्छा अच्छा, कितने बजे पार्टी है। ठीक है आ जाऊँगा आ जाऊँगा। ठीक 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 खुशी। हाँ यार, तो हम क्या बात कर रहे थे, ये मैनेजरियल क्वालिटी की, हाँ कि उस बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, वो मैनेजरियल क्वालिटी में आ जाता है, ठीक। जो हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना वही सारी चीजें, उसके बाद आता है एक्सटेंट ऑफ मार्केट। फॉर एग्जांपल जैसे तुम मान लो तुम शूज का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, शूज की बिजनेस यूनिट डाल रहे हो, तो शूज का मार्केट कितना बड़ा है, कितने लोग शूज की डिमांड करते हैं, या फिर एक दूसरे हाथ में सोच लो तुम एक गोल्ड का बिजनेस खोल रहे हो, मतलब गोल्ड की शॉप खोल रहे हो, ज्वेलरी शॉप खोल रहे हो, तो कितने लोग हैं जो दिन भर हर रोज तो कोई सोना खरीदता नहीं है यार, महीने में एक बार खरीदते हैं, साल में एक बार खरीदते हैं, तो जो मार्केट है वो कितना बड़ा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास पैसा है या नहीं, देखो यार मेन काम है पैसा, पैसा होगा तभी तुम्हारा काम होगा। जैसे मान लो तुम एक बहुत अच्छा शोरूम खोलने जा रहे हो गोल्ड का, और वो तुम्हारा बजट है खाली 10 लाख रुपए, तो यार 10 लाख रुपए तो मेरे ख्याल से वो जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं उतने में चल जाएगा, तुम सामान कहाँ से लाओगे, सोना खरीदोगे कैसे 10 लाख रुपए में। तो फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस मतलब कैसा बिजनेस करना चाह रहे हो, अकेले बिजनेस करोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप करोगे, जॉइंट वेंचर करोगे, या फिर एज अ ट्रेडर काम करोगे, कैसे किस तरीके से तुम बिजनेस करोगे वो आता है, ठीक है। और फिर तुम जो बिजनेस कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक शो वो खोल रहा हूँ, ठीक है, साइबर कैफे खोल रहा हूँ, तो साइबर कैफे में मुझे बच्चों को, मतलब साइबर कैफे हो गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, तो मुझे सिखाने के लिए लोग भी तो चाहिए, मतलब जो बच्चों को पढ़ाने आएगा तो उसके लिए बंदा भी तो चाहिए, मैं अकेले थोड़ी ना सबको पढ़ा दूंगा। या फिर अगर मैं कोई चाय की दुकान खोल रहा हूँ तो मुझे एक वो चाहिए, वेटर तो नहीं कहेंगे यार, एक हेल्प एम्प्लॉय चाहिए मेरा, जो चाय सर्व कर सके लोगों को, लोगों का ऑर्डर ले सके। तो ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे। अरे भैया मिट जाओ यार, ठीक है, फैक्टर समझ गए, वो तो पढ़ लिया ना। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ एन इफेक्टिव बिजनेस यूनिट, बिजनेस यूनिट के प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स है या स्टेप है यार, पता नहीं क्या है, तो मैं भी खुद देखता हूँ तो मैं बताता हूँ। ये प्रिंसिपल्स ही है यार, देखो बता रहा हूँ। एक्चुअली मैंने रिवाइज नहीं किया यार, मैंने सोचा बना देता हूँ ऐसे वीडियो, और ऐसे वीडियो बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, सच्चाई निकलती है मुझसे। हाँ मिल गया, अरे यार कहाँ चला गया, LUBBA फ्री, एक मिनट में भाई, बिजनेस यूनिट हम सेकंड यूनिट पे आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ प्रिंसिपल्स ही हैं, ठीक। तो प्रिंसिपल्स कर लो या स्टेप्स कर लो, तुम देखो बिल्कुल समझ जाओगे। तो पहला आता है आइडिया जनरेशन, कि मैं आइडिया बना रहा हूँ कि मैं बनाना शेक बनाऊंगा, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या आता है, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो मैं जॉइंट वेंचर करूंगा, मैं अपने दोस्त के साथ, मतलब दिमाग मेरा पैसा उसका, ठीक। फिर तीसरा डिटरमाइनिंग साइज एंड स्केल,
मतलब कितने बड़े स्केल पे मैं बनाना मिल्क शेक बनाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं सॉरी मैं पैकेट ड्रिंक्स बना रहा हूँ, जैसे वो पीते हो ना तो पेपर बोट के, तो उतने बड़े स्केल पे करूंगा, या फिर एक छोटी सी शॉप रखूंगा उसमें ज्यादा से ज्यादा दिन के 100 ग्लासेस 200 ग्लासेस बेचूंगा। तो मेरी जो साइज एंड स्केल होगा बिजनेस का वो कैसा होगा वो डिटरमाइन करना है, ठीक है। उसके बाद प्लांट लोकेशन कि जो मेरा बिजनेस होगा वो कहाँ पे होगा। फॉर एग्जांपल मैं बनाना शेक बना रहा हूँ, अब बनाना शेक बनाऊंगा तो किसी अच्छी जगह बनाऊंगा, जैसे मान लो किसी यूनिवर्सिटी के बगल में या किसी जिम के बगल में, जहाँ पे मेरे बिजनेस की जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड हो, ठीक। उसके बाद क्या आता है, फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ओनर कैसा होगा उसका, मतलब वही सोल प्रोप्राइटरशिप वाला, जॉइंट होगा, कैसा होगा, मतलब जो बिजनेस होगा उसे ओन किस तरीके से किया जाएगा। अलग अलग चीजें होती है ना यार, वो इसका मुझे खुद नहीं पता, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में खुद नहीं पढ़ा था, तो ऐसे ही लिख देना कि बिजनेस कैसे ओन होगा, मतलब कौन ओन करेगा, जॉइंट वेंचर होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, ये सब लिख देना, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस, कि पैसा कितना लगेगा यार, कि 10 लाख लगेगा, कि 50 लाख लगेगा, कि 1 करोड़ लगेगा मेरे बिजनेस को सेटअप करने में, ठीक है। उसके बाद प्लान फॉर, हाँ अरे मैं पहले लिख देता हूँ पूरा। हम्म, तो यार देखो मैं फिर से स्टार्टिंग से बता देता हूँ तुमको, ये इस गलती कर दी, थोड़ा पॉइंट पॉइंट करके बताते हैं, स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखो सबसे पहले आइडिया जनरेशन किया मैंने कि मैं शूज़ का बिजनेस करूँगा, ठीक है, मैं शूज़ बनाऊंगा। फिर कैसा होगा मेरा नेचर, मान लो मैं दुकान खोलूंगा शूज़ की, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइनिंग द साइज एंड स्केल, मैं मेरी स्केल होगी कि मैं कोशिश करूंगा दिन के 100 पीस मेरे बिक जाएं, ठीक है। उसके बाद प्लांट लोकेशन, लोकेशन कहाँ रखूंगा मैं, अपनी रखूंगा मैं लुलु मॉल में, ठीक है, लुलु मॉल में मेरी शॉप होगी, ठीक। उसके बाद फॉर्म ऑफ ओनरशिप मैं रखूंगा जॉइंट वेंचर, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस, लुलु मॉल में दुकान लेनी है तो कम से कम 10 लाख की तो दुकान ही आएगी, तो मैं अपना बजट रखूंगा कम से कम 20 लाख का, कि 10 लाख की दुकान आ जाएगी, 2 लाख रुपए का जो भी पेपर वर्क होगा वो हो जाएगा, 8 लाख रुपए के मैं शूज मंगवा लूंगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल फैसिलिटीज, जैसे वहां पे लाइटिंग कितनी अच्छी होगी, बैठ के जो लोग शूज पहनेंगे शूज किस रेक पे रखे होंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। तो फिजिकल फैसिलिटीज हो गया। फिर प्लांट लेआउट, जो मतलब मान लो मेरी जो शूज की शॉप है उसमें घुसते ही लोगों को मिरर मिलेगा या नहीं, बैठने की जगह मिलेगी या नहीं, ये जो शूज है वो सामने ही रहेंगे कि कहीं घूम घूम के ऊपर जाके, जैसे ऊपर जाके कोई बंदा शूज लेके आ रहा है, ये सारी चीजें ना हो। जो मेरा प्लांट लेआउट हो बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही ईजी हो, यानी माइक क्यों लटक रहा है, गिरना नहीं यार, ठीक है। ठीक है, प्लांट लेआउट हो गया। अब एचआर रिक्वायरमेंट, जो बंदा एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट, जो बंदा शूज दिखाएगा, जो मेरा एम्प्लॉय होगा जो शूज दिखाएगा, जैसे सामने कोई आया उसने बोला मुझे नाइकी का जॉर्डन चाहिए, नाइकी का ही जॉर्डन आता है, हाँ नाइकी का जॉर्डन चाहिए, और मैं अकेला हूँ, मैं दूसरा कस्टमर डील कर रहा हूँ, तो सामने वाला तो चला जाएगा ना, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम तो है नहीं, कोई रुकता नहीं है, तो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए एम्प्लॉयज की। फिर लीगल फॉर्मेलिटी की, जो मेरे दुकान के लीगल कागजात हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, और फिर बिजनेस लॉन्च कर दीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, मैंने अपने शॉप में बताया था बिजनेस यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। यार वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है, कोशिश करता हूँ मैं ख़त्म कर दूँगा यार आज तुम लोगों का, बहुत वो होता है, तो बाद में रिग्रेट रह जाएगा कि मैंने पढ़ाया मतलब वीडियो बनाया ही नहीं। ठीक है, फैक्टर्स हो गए और स्टेप्स हो गए, ठीक। अब क्या आते हैं प्रमोशन पे। प्रमोशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन वो वाला प्रमोशन नहीं जो क्या कहते हैं जॉब पोस्ट से ऊपर जाने वाला, प्रोडक्ट का प्रमोशन, जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है ना, वही उसी का हिस्सा होता है प्रमोशन, ठीक है। तो दो चीजें उसमें, नेचर हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, और टाइप्स हो गए, नेचर ऑब्जेक्टिव टाइप्स स्ट्रेटेजी, ठीक है, सब पढ़ा दूंगा मैं। नेचर,
नेचर हो गया, क्या है, इंड्यूसेस एक्शन। देखो यार तुम लोग अच्छे से मतलब पढ़ के जाने हैं। और सुनो, क्या कहते हैं, डायग्राम जो है ना भाई बहुत बढ़िया बनाना, ठीक है। जितना अच्छा डायग्राम बनाओगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और हाँ, एक चीज याद रखना कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही फीचर्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं वही एडवांटेजेस होते हैं। तो तुम्हें अगर कुछ याद ना आ रहा हो तो यही सब लिख देना, ठीक है। हाथ दर्द होने लगा यार। एक और चीज़ है यार छोटी सी, चलो छोड़। हाँ, तो देखो यार, प्रमोशन क्या होता है, जैसे कोई भी ब्रांड है मेरा, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है ना, तो उसे तुम तक कैसे पहुंचाऊंगा, उसे प्रमोशन करके, प्रोडक्ट का प्रमोशन करूंगा, ब्रांड का प्रमोशन करूंगा, ठीक है। तो इसका नेचर क्या होता है प्रमोशन का, इंड्यूसेस एक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ एक मैं बना रहा हूँ क्या, बेल्ट, ठीक है। तो मैंने बेल्ट बनाई, ठीक है, और बेल्ट में ऐसा प्रमोट, एड में ऐसा दिखा दिया कि एक आंटी है वो अपने हस्बैंड को इतना मार रही है, इतना बेल्ट से मार रही है कि बेल्ट टूट ही नहीं रही है। तो मन में एक वो आएगा ना, इंटरेस्ट आएगा कि अच्छी बेल्ट है, भले ही मजाक में दिखाया लेकिन बेल्ट अच्छी है, काम आएगी, लड़ाई हो जाएगी, मार दूंगा, टूटेगी ही नहीं। तो प्रमोशन से क्या होगा, तुम लेने, तुम्हारे मन में एक ख्याल आएगा तो तुम उसे लेने जाओगे, तो दैट इज इंड्यूसेस एक्शन, कि आप एक एक्शन करेंगे उस बेल्ट को लेने का। दूसरा, क्रिएट्स इंटरेस्ट, जब वो मारेंगी तो तुम्हारे मन में उस बेल्ट के लिए इंटरेस्ट आएगा। जैसे मेंटोस का आता था ना, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, बूम बूम बूम, तो देख के इंटरेस्ट आता है ना, मतलब एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन देख के, तो इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अटेंशन करेंगे, तुम सब में घर के साथ, पूरे घर के साथ बैठे हो, अचानक से टीवी देख रहे हो, उस पर टीवी में तुम नायक फिल्म देख रहे हो जी सिनेमा पे, और वहीं पे ऐड आ रहा है और आंटी बेड से मार रही, तो अटेंशन जाएगा ना कि शांति चल रही थी और फिर अचानक से आंटी बेड से क्यों मारने लगी, तो तुम्हारा अटेंशन जाएगा उस पर, अटेंशन ग्रैब होगा, ठीक है। और अवेयरनेस होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अवेयरनेस से मैं तुमको बेल्ट के अलावा एग्जांपल देता हूँ किसका, जैसे सैवलॉन का, ठीक है। सेवलॉन का भी सचिन तेंदुलकर का ऐड आया था, उसका शायद हैंड सैनिटाइजर का कि हैंड वॉश का ऐड आया है, जिसमें उनका सिर्फ हाथ दिखता है ना। तो उससे वो अवेयरनेस क्या फैला रहे हैं कि तुम्हें हाथ धोना ही चाहिए बेटा, कोरोना चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना हाइजीन भूल जाओगे। तो इससे वो अवेयरनेस भी फैलाते हैं, और साथ में इंफॉर्मेटिव, मतलब इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल पी उसका आता है, ठीक है, सेफ्टी का आता है ना, जो पैड्स के प्रमोशन होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जो विमेन क्या क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें कैसी कैसी प्रिकॉशंस या कैसी कैसी जो भी चीज़ें हैं, मैं कैसे समझाऊँ, हाँ, मतलब उनका जो वो पीरियड होता है 3 से 4 दिन का, तो उसमें उनको अपना कैसे ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से अपनी केयर करनी चाहिए, तो ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन भी आती है ब्रांड के प्रमोशन से या प्रोडक्ट के प्रमोशन से, ठीक है। उसके आता है ऑब्जेक्टिव, अवेयरनेस जानोगे तभी करोगे, है ना। जैसे उसका इसी का ले लेते हैं, स्टेफ्री वो जो पैड्स आते हैं, तो उससे लोग जानते हैं कि ये सारी चीज़ें भी आती हैं। मतलब मैं पहले क्या बता रहा हूँ, जो गाँव के लोग हैं उन्हें तो अभी रिसेंटली पता चला होगा ना यार, 10-20 साल पहले, तो उनको भी पता चला होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम मतलब कपड़ा ना यूज़ करें या जो भी हो यार, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे वरना अभी उसी की क्लास चलने लगेगी। हाँ, उसके बाद इंटरेस्ट पे आते हैं, फिर से प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं, अपनी बेल्ट में वापस आ जाते हैं, आंटी मारेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। स्टिमुलेट डिमांड, डिमांड बढ़ेगी कैसे, जब इंटरेस्ट आएगा लोग खरीदेंगे, तो देख वो ज़ारा की बेल्ट पहन रहा है, वो भी ज़ारा की बेल्ट पहन रहा है, तो तुम भी ज़ारा की बेल्ट पहनोगे, ठीक।
उसके बाद क्या आता है, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। तुम भी ज़रा कि मतलब वो दो लोग ज़रा कि बेल्ट पहन रहे थे, तुमने भी पहनना स्टार्ट किया तो तुम नए कस्टमर हुए ना, तो अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, ठीक है। फिर टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, देखो यार प्रमोशन करेंगे, जैसे मान लो ये मार्कर है, पहले मैं ऐसा मार्कर बनाता था, फिर मैं ऐसा मार्कर बनाने लगा जिसमें ये है, ठीक है, इसे मैं अपनी पॉकेट में रख सकता हूँ, तो फिर से मैं इसका प्रमोशन करूंगा, तो इससे क्या होगा, तुम कंपटीशन में रहोगे। ये जो बेकार के मार्कर है, हालांकि बेकार नहीं है, लेकिन जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो तुम्हारी टक्कर में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। और जब तुम दोबारा ब्रांड बनाओगे तो वो लोग दोबारा खरीदेंगे, तो तुम्हारा ब्रांड रीइंफोर्स होगा, मतलब वापस से मार्केट में आएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया। अब देखो यार ब्रांड प्रमोशन करते कैसे हैं, दो तरीके से होता है ब्रांड प्रमोशन, ठीक है। टाइप्स, पुश, पुल, ठीक है। एक में हम दुकानदारों को अपने पास बुलाते हैं, एक में कस्टमर्स को अपने पास बुलाते हैं, मगर देख लो मुझे खुद नहीं याद। हाँ, पुश किसके लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स के लिए, और पुल किसके लिए होता है, कस्टमर्स के लिए। पुल का मतलब है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना कि आओ और मेरा सामान खरीदो। पुश का मतलब है लोगों को धक्का देना कि जाओ बेटा और मेरा सामान बेचो, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं लोग, जैसे पुश स्ट्रेटेजी में कंपनीज क्या करती हैं कि अगर मेरा माल 100 रुपए का बिका, ठीक है, तो उसमें से तुम मुझे 70 देना और 30 रुपए खुद रख लेना। तो इससे किसका फायदा है, होलसेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का। इसमें पुल में क्या करते हैं, कस्टमर्स के लिए कैसी कैसी स्ट्रेटेजीज आती हैं, मतलब कैसे प्रमोशन करते हैं। मान लो 100 रुपए का प्रोडक्ट है, मैं आपको 10% ऑफ में दे रहा हूँ, 90 रुपए का दे रहा हूँ। या फिर अगर ये जो मेरा 100 रुपए का प्रोडक्ट है, अगर आप इसके 4 पीसेस लेते हो तो मैं आपको 5वां फ्री दूंगा। जैसे लाइफ बॉय में होता है ना कि जब हम 4 लाइफ बॉय लेते हैं तो हमें 5वां फ्री मिलता है। तो ये सब है प्रमोशन के तरीके, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद स्ट्रेटजी, हाँ हाँ हाँ, स्ट्रेटजी देखता हूँ आएगी कि नहीं, बट करवा देता हूँ यार। जो प्रमोशनल स्ट्रेटजी है उसके स्टेप्स क्या होते हैं। यार वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा, कोई नहीं, 28 मिनट का हुआ, मान के चलो 1 घंटे में करवा देंगे यार, 1 घंटे में पूरा तुम्हारा इंपॉर्टेंट कवर करवा देंगे। स्ट्रेटजी स्टेप्स, मतलब जो प्रमोशनल स्ट्रेटजी होती है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो वो मैं देखो तुमको जो भी डाउट्स वगैरह हो वो कमेंट्स में लिख देना। मैं कोशिश क्या 100% बोल रहा हूँ कि मैं करवा दूंगा, क्योंकि यार हम लोग भी पढ़ते नहीं, मोबाइल ही चलाते रहते हैं। तुम्हारा कमेंट देखूंगा तो सही कर दूंगा उसको, मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी। थैंक यू यार। तो यार देखो जो प्रमोशन स्ट्रैटेजी होती है उसे उसे कैसा, मतलब जो हम प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसके स्टेप्स क्या होते हैं। पहला, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव, मतलब हमें बेसिकली करना क्या है। जैसे मान लो मैं कोई नया ब्रांड बना रहा हूँ तो उसके बारे में मार्केट में अवेयरनेस कैसे फैलानी है, ठीक है, मिटा दिया यार इधर, उसके बारे में कैसे मार्केट में अवेयरनेस फैलानी है। या फिर मैं कोई ऑलरेडी ब्रांड बना चुका हूँ उसे मार्केट में दोबारा से लाना है, रीइंफोर्स कराना है। जैसे तुमने डेयरी मिल्क किया, कभी भी कभी कॉम्प्लान के ऐड देखना है यार, हर हफ्ते ऐड निकालेंगे, मैगी वाले हर हफ्ते ऐड निकालेंगे, ताकि जो ब्रांड है, सॉरी जो प्रोडक्ट है ना वो मार्केट में टिका रहे। कभी कहेंगे कि दादी ने मैगी बना दी, कभी कहेंगे कि बेटे ने मम्मी के लिए मैगी बना दी। तो इस तरीके से जो हम ब्रांड्स प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं, ठीक है। दूसरा, इवैल्यूएट प्रमोशनल चैनल्स, कैसे प्रमोशन करना है तुमको, अलग अलग तरीके से होता है। पोस्टर से होता है, एड से होता है, सोशल मीडिया से होता है, कई सारे तरीकों से जो प्रमोशन है वो होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे देखे होंगे कि
एक कोलगेट खरीदो, नटराज की पेंसिल फ्री, तो 2 लोग साथ में प्रमोशन कर देते हैं अपना, ठीक। फिर फॉर्मुलेट बजट, ये जो 2 चीजें हैं ना यार, जो तुम प्रमोशन कर रहे हो, जैसे टीवी पे ऐड चला रहे हो तो उसके लिए 10 लाख रुपए लाओगे, कहाँ से लाओगे, तो बजट बनाना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। फिर एग्जीक्यूट प्रमोशनल एक्टिविटीज, तुमने सोच लिया कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रांड की अवेयरनेस कैसे करोगे, टीवी पे करोगे, पैसा कितना लगेगा, 10 लाख रुपए लगेगा, तीनों चीजें हो गई, तुरंत एग्जीक्यूट करो, तुरंत प्रमोशन करवाओ, प्रमोशन हो रहा है, फिर उसे मॉनिटर करो कि भाई जो मेरा टीवी पे ऐड आ रहा है सही आ रहा है, सही टाइम पे आ रहा है, जिस टाइम पे आ रहा है उस टाइम पे जो उस सामान की डिमांड करते हैं वो लोग टीवी देखते हैं या नहीं, ये सारी चीजें मॉनिटर करो, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। मेरा फेवरेट टॉपिक भैया, प्लांट लोकेशन। हाँ, बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत सिंपल, ठीक है। अब देखो प्लांट लोकेशन क्या होता है कि कौन सा एक एरिया सेलेक्ट करते हैं हम जहाँ पे हम अपना प्लांट एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। अब उसमें आता है सिंपल सा हमारे फैक्टर्स, क्या जो प्लांट लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। प्लांट लोकेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये तो मुझे अभी तक याद है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ठीक है, कि तुम्हारे जो प्लांट है उस पर काम करने के लिए तुम्हें लेबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा मार्केट नियरनेस, जैसे मान लो तुम कुरकुरे बना रहे हो, जैसे वो होते हैं ना छोटे छोटे 5-5 रुपए वाले जो स्नैक्स आते हैं, कुरकुरे आता है, ओएस आता है, तो तुम प्लांट पे बना रहे हो, फिर उसे बेचने के लिए जिस मार्केट में जाओगे वो मार्केट तुम्हारे प्लांट से कितनी पास है, ठीक। चलो जितनी पास होगी उतना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा। अब आते हैं फिर से ट्रांसपोर्टेशन पे, मैं लिख लेता हूँ यार पहले, पावर, हाँ तो देखो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है कि तुम्हारे लिए प्लांट में जो काम करेंगे, जो लेबर्स होंगे वो तुम्हारे पास अवेलेबल हैं उस प्लांट के आसपास, जितने आसपास लोग होंगे उतना उनको आने में कम एक्सपेंस लगेगा, तो उतने कम पैसों में वो काम करना पसंद करेंगे। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, तुमने एक लेबर सेलेक्ट किया जो प्लांट के बगल में रहता है और तुम उसे 10 रुपए दे रहे हो, ठीक है, एक दिन का 10 रुपए दे रहे हो, और तुमने एक दूसरा लेबर सेलेक्ट किया जो प्लांट से 10 किलोमीटर दूर रहता है, तो उससे आने में, रिक्शे से आने में या साइकिल से आने में, मान लो अगर वो रिक्शे से आ रहा है तो उसका 5 रुपया खर्च होता है और तुम उसे 10 रुपए दोगे, तो यार उसका तो 5 ही रुपये बचे ना, और वो इतनी दूर से आ रहा है, तो जितने पास हमारे लेबर्स होंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। दूसरा मार्केट नियरेस्ट, मार्केट नियरेस्ट मतलब मान लो जैसे तुम जो कुरकुरे बना रहे हो, ठीक है, उसकी जो मार्केट है, जो आसपास में शहर है, गाँव है, वो 10 किलोमीटर की रेंज में सारे हैं, और एक है 25 किलोमीटर की रेंज में। तो 25 किलोमीटर जब तुम्हारा ट्रक जाएगा तो 15 किलोमीटर ट्रक एक्स्ट्रा जाएगा ना, तो उसका पेट्रोल का पैसा, ट्रक का भाड़ा तुम्हारा अलग लगेगा, तो जितना मार्केट पास होगी उतना अच्छा रहेगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है यार, जो तुम्हारे जो ट्रक जा रहे हैं ना वो जिस रास्ते से जाएंगे, मान लो बीच में नाला पड़ गया तो ट्रक को तो घूम के जाना पड़ेगा, या रास्ता उबड़ खाबड़ हो गया तो ट्रक भी खराब होगा और ड्राइवर भी पैसा एक्स्ट्रा देगा कि उबड़ खाबड़ है, मुझे पहुंचने में टाइम लगेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आता है पावर, जो जैसे जो मशीन्स है तुम्हारी, जो मशीन्स तुम्हारा प्रोडक्ट बनाएंगी उनको रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, या मान लो जैसे वाटर सप्लाई है, पानी की जरूरत है, वो सब टाइम सारी चीजें अवेलेबल है उस प्लांट के आसपास, ठीक। रॉ मटेरियल, जैसे मान लो तुम पोटैटो चिप्स बना रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे आसपास पोटैटो, मतलब आसपास पोटैटो नहीं, तुम्हें कितना इजीली पोटैटो मिल रहा है, तुम अगर दूध की डेयरी खोल रहे हो तो तुम्हें गाय आसपास कितनी इजीली मिल रही है, तो वो रॉ मटेरियल्स आ जाता है। और पावर मतलब, अच्छा पावर 2 बार लिख दिया क्या, चलो छोड़ो हटाओ, ठीक है। तो बेसिकली यही फैक्टर्स हैं तुम्हारे, ठीक। एक और बढ़ा देता हूँ मैं, चलो, एक आता है पॉलिटिकल फैक्टर, मतलब जहाँ पे तुम बिजनेस कर रहे हो वहां पे नेता लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर वहां पे गवर्नमेंट का कोई नुकसान तो नहीं है ना तुम्हारे बिजनेस से, तो ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब भाई प्लांट लोकेशन हो गया तो प्लांट लेआउट भी देखना चाहिए, ठीक है। प्लांट लेआउट के कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स कहते हैं या प्रिंसिपल्स कहते हैं, देख रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। हाँ,
प्लांट लेआउट के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक। इससे नहीं करेंगे यार, इस बार दूसरा मार्कर लेंगे, हम नीले मार्कर से लिखते हैं। गला दर्द होने लगा यार। स्पेस यूटिलाइजेशन, मिनिमम मूवमेंट, बस इतना ही है। देखो प्लांट लेआउट, प्लांट लेआउट क्या होता है, जो प्लांट लोकेशन के अंदर तुम्हारा जो प्लांट बन रहा है उसे कैसे सेटअप कर रहे हो तुम, कि कहाँ पे कौन सी मशीन है, कहाँ पे मैनेजर का ऑफिस है, कहाँ पे वॉशरूम है, कहाँ पे कैंटीन है, ये सब का कैसे सेटअप कर रहे हो, उसी को कहते हैं प्लांट लेआउट, ठीक है। तो सबसे पहला स्पेस यूटिलाइजेशन, मतलब जैसे मान लो ये मेरा प्लांट है, इसके अंदर हर एक चीज़ में अच्छे से यूटिलाइज करूँ, ठीक है। उस स्पेस यूटिलाइजेशन मतलब मान लो अगर 10,000 स्क्वायर फीट की जगह है तो उसे एकदम परफेक्टली यूटिलाइज करूँ, हर एक चीज़ अच्छे से हो जाए, ठीक है, और कोई भी जगह खाली ना बचे। दूसरा मिनिमम मूवमेंट, मिनिमम मूवमेंट का मतलब ये है कि मान लो जैसे मेरी स्टेप 1 की मशीन यहाँ पे है तो स्टेप 2 की मशीन भी जस्ट उसी के आगे होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा स्टेप 1 की मशीन मतलब मान लो मेरा सामान धुला यहाँ जा रहा है और धुलने के जो आलू है वो यहाँ धुले जा रहे हैं और छिलका निकालने के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो मेरा प्रोसेस है वो बिना मूवमेंट के, जैसे मतलब मान लो ये मेरा मार्कर बन गया, मार्कर में यहाँ ढक्कन रखे हैं, ये मार्कर ऐसा आ रहा है, यहाँ ढक्कन तुरंत लग जाए, जैसे यूट्यूब के वीडियोस में देखते हो ना, तुरंत तुरंत आगे आगे काम होता रहता है, तो जितना कम मूवमेंट करना पड़े। दूसरा इंटरडिपेंडेंस, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से डिपेंड है, जैसे ये आगे जाएगा तो यहाँ पे लगेगा ना, तो डिपेंड रहेगा, मतलब इसको कैसे समझाया तुमको, छोड़ा हटाओ, स्किप करो। मतलब इंटरडिपेंडेंस का मतलब यह है कि जो दो चीज़ें, दो फैक्टर्स हैं, दो स्टेप्स हैं, वो आपस में डिपेंडेंट रहे, कि मतलब ऐसे मान लो यहाँ पे ढक्कन नहीं लगा और ये मार्कर आगे चला गया तो ढक्कन कहाँ लगेगा, ढक्कन नहीं लगेगा ना, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है, मान लो स्टेप 2 हमारा खराब हो गया, दूसरी मशीन जो आलू की साफ कर रही थी वहाँ पे पावर नहीं आ रही है, तो पावर का दूसरा सोर्स होना चाहिए, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कोई भी ऊंच नीच हो रही है तो हम उससे फेस कर सकें, ठीक है। उसके बाद आता है ओवरऑल इंटीग्रेशन, ओवरऑल इंटीग्रेशन मतलब हर एक डिपार्टमेंट, चाहे फाइनेंस हो, चाहे एचआर हो, चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, उसे इंटीग्रेटेड रहना चाहिए। जैसे मान लो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का कोई बंदा आया नहीं, असिस्टेंट मैनेजर एब्सेंट है, तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसे असिस्टेंट मैनेजर का भी थोड़ा बहुत काम देख लेना चाहिए, ठीक है। मतलब चीज़ें सारी इंटीग्रेटेड हो। तो उसके बाद आता है सेफ्टी, किसी को कोई जो हमारे वर्कर्स वगैरह हैं उन्हें कोई नुकसान ना हो, चीज़ें जो है वो हाइजीनिक प्रोड्यूस्ड हो, स्मूथ फ्लो, जो काम है वो स्मूथनेस के साथ चलता रहे, कहीं पे भी रुके ना, कहीं पे भी कचरा या फिर केओस इकट्ठा ना हो, ठीक है। उसका सुपरविजन, देखो प्लांट है उसे कोई एक मैनेजर देख रहा होगा तो वो मैनेजर उसे कितना अच्छे से सुपरवाइज कर पाए, ठीक। इकोनॉमी मतलब कितना सस्ते में हमारे सारे काम हो जाए, ठीक। सेटिस्फैक्शन की भाई यहाँ पे काम करने में सुकून है, वो आता है सेटिस्फैक्शन में, कि मतलब ऐसा प्लांट लेआउट होना चाहिए कि जैसे तुम्हें एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक रेस्टोरेंट में तुम गए जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट ऊपर था, हाथ धुलने की फैसिलिटी नीचे थी, अब जाते तो तुमने हाथ धो लिया, वहाँ पे जब तुम खाना खाया, तुमने सेकंड फ्लोर पे खाना खाया, अब तुम्हें हाथ धोने के लिए नीचे आना पड़ रहा है, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा ना। तो जितना सेटिस्फैक्शन होगा, जितना मिनिमम मूवमेंट होगा, उतना हमारा प्लांट अच्छा होगा। और यही प्रिंसिपल्स है, क्या है प्रिंसिपल्स, एक इफेक्टिव प्लांट लेआउट के प्रिंसिपल्स हैं ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो आगे चलते हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये भी देख लो। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्लांट लेआउट पूछ सकता है यार, कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ लेगा। फैक्टर्स उसी की बात कर रहे हैं, प्लांट लेआउट की, ठीक है। फैक्टर्स और ऑब्जेक्टिव्स इजी है यार, दोनों इजी है। इकोनॉमी हैंडलिंग, ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये आते हैं फैक्टर्स पर। थक गया मैं यार। हाँ भैया, चलो आओ वापस। देखो यार, ऑब्जेक्टिव्स और फैक्टर्स भी देख लो। प्लांट लेआउट लगाएंगे, ज़्यादातर चांसेस है प्रिंसिपल है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पूछ लिया तो क्या भरोसा। तो देखो, इकोनॉमी हैंडलिंग मतलब जो हमारे पास जितने पैसे हैं ना, उतने में हम अपना बेस्ट प्लांट लेआउट बनाते हैं। प्रोडक्शन स्पीड हमारी एकदम बेस्ट होनी चाहिए, यही ऑब्जेक्टिव होता है प्लांट लेआउट का, जितनी अच्छी प्रोडक्शन स्पीड रहेगी। उसके बाद ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, जैसे मेरे पास मान लो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो उसे एकदम अच्छे से यूटिलाइज करूँगा, और जितना अच्छे से यूटिलाइज होगा उतना मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो, वहाँ पे मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, उसकी कीमत, उसकी लागत बहुत कम आएगी। ये ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद सिस्टमैटिक फ्लो, जो काम है वो स्मूथली चले, सिस्टमैटिक चले, अच्छे से चले, जो प्रोडक्ट बने, प्रोड्यूस हो, वो भी बहुत अच्छा हो, ठीक है। फैक्टर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज मतलब जो मैनेजर है ना, वो सारी चीज़ें कंसीडर करे, मतलब जो भी प्लांट लेआउट के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, और उसी के पॉलिसीज के अनुसार, मतलब जैसे वो डिसाइड करे वैसे हो, क्योंकि वो मैनेजर है ना, उसे पता है क्या कैसे करना है, उसे एक्सपीरियंस है। उसके बाद प्लांट लोकेशन, जो हमारी प्लांट लोकेशन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा प्लांट लेआउट होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ तुमने एक लोकेशन ले ली, ठीक है, गाँव के किनारे, और अंदर पूरा एकदम बढ़िया रेस्टोरेंट बना दिया, कोई आएगा ही नहीं आया, क्योंकि तुम गाँव में हो ना, तुम्हें शहर आना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लांट लोकेशन भी बहुत मैटर करती है। उसके बाद नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, खाने वाला है, पहनने वाला है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, मान लो तुम प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना रहे हो, तुम्हारी जगह भी बहुत अच्छी है, जैसे कभी कहीं कहीं होता है ना यार, जैसे चाय की गुमटी में मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है कि छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी, जितना बड़ा ये मेरा बोर्ड है ना उतनी बड़ी दुकान होगी, और वहाँ बहुत भीड़ होती है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, रश होता है वहाँ पे लेने में चीज़ें। वो अच्छी देता है, वहीं पर अगर कोई वो बड़ी दुकान हो तो फिर मतलब जितनी, अगर हमें स्पेस ज़्यादा मिले तो उसके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, समझे। उसके बाद आता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। हाँ, मान लो तुम्हारी दुकान के अंदर लाइट के बल्ब खराब हो गया, और तुम्हारे पास उसको सही करने के लिए जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, या फिर एसी खराब हो गया, तो एसी निकाल रहे तो पूरी दुकान का सेटअप ही खत्म करना पड़ रहा है। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जितना इजीली हो जाए वो हमारे प्लांट लोकेशन के लिए अच्छा रहता है, और ये फैक्टर है, मतलब ये फैक्टर हमें कंसिडर करना पड़ता है अपना प्लांट लेआउट डिसाइड करने के लोकेशन में, सॉरी, ठीक है। थक गया यार, मैं बहुत थक गया। कितना बड़ा वीडियो हो गया यार, 40 मिनट का हो गया, पूरा 45 मिनट्स का हो गया है।
हाँ यार, तो मैं लाइन स्टाफ भी बता देता हूँ। लाइन स्टाफ रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बता दूंगा। थक गया यार, इसमें बहुत थक गया, खड़े खड़े पैर दर्द होने लगा। हेलो, हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। इसके बाद क्या बताऊँ, बिजनेस कॉम्बिनेशन, हाँ ये रहा बिजनेस कॉम्बिनेशन बता देता हूँ यार, इसके बाद वीडियो खत्म करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करने हैं, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। वैसे ऐसा चाहता हूँ तो फ़ोन आ गया, इस वजह से जाना पड़ेगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन तो तुम खुद देख लोगे क्या होता है, मैं कॉजेस बताता हूँ कि बिजनेस कॉम्बिनेशन करते क्यों हैं, ठीक है। अरे भैया गिर ना जाओ। कॉजेस, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब बताते हैं सब। टाइप्स नहीं बता पाऊंगा यार मैं, टाइप्स मुझे खुद नहीं आते हैं, कॉजेस वगैरह बता दूंगा। वेस्टफुल कंपटीशन ऑफ लार्ज स्केल, साइकिल, एलिमिनेट्स कंपटीशन। तो वीडियो स्किप कर लो यार, 20 सेकंड मुझे अभी लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है। वीडियो स्किप कर लो 20 सेकंड तक।
अगर तुम्हें दिख भी रहा हो, मैं मार्कर इतना हल्का चल रहा है। चलो भाई, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद वीडियो खत्म। तुम भी कर जाओ, हम भी जा रहे हैं न्यू ईयर की पार्टी मनाने। चलो, अरे ब्लैक पेन का भी। हाँ, देखो यार, बिजनेस कॉम्बिनेशन, अबे लिखा ही नहीं, टॉपिक ही नहीं लिखा। बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब दो अलग अलग बिजनेस, दो अलग अलग एंटरप्राइजेस जो कि सेम प्रोडक्ट बना रहे हो या अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे एक के बाद दूसरे की जरूरत हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बेल्ट बनाता हूँ, सॉरी मैं तो तुम वो बनाते हो, शूज़ बनाते हो, और मैं फॉर्मल शर्ट और पैंट बनाता हूँ, तुम फॉर्मल शूज़ बनाते हो, तो हम कंबाइन हो जाएंगे। तो इसी को बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते हैं, जब दो अलग अलग बिजनेसेस एक ही रीजन की वजह से कंबाइन हो जाए, ठीक है। अब देखो कॉजेस क्या, क्यों क्यों कंबाइन होते हैं, उसके कॉजेस क्या है। पहला, वेस्टफुल कंपटीशन, मतलब मान लो मैं भी स्वेट शर्ट बना रहा हूँ, तुम भी स्वेट शर्ट बना रहे हो, भाई तुम्हारे क्या कहते हैं, दोनों साथ में आ जाते हैं। मान लो मेरा स्वेट शर्ट स्टाइलिश है, तुम्हारा जो स्वेट शर्ट है उसका कपड़ा फैब्रिक अच्छा है, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, तो हम साथ में जाते हैं। मेरे जो फैशन डिजाइनर्स होंगे वो तुम्हारे मटेरियल बनाने वालों के साथ मिलेंगे, तो हमारा काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, हमारे मार्केट पर डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तुम्हें दूंगा किसका, हीरो होंडा या फिर मारुति सुजुकी, ठीक है। और अब एग्जांपल नहीं याद मुझे, ठीक है। फिर दूसरा, इकोनॉमी एट लार्ज स्केल है। इकोनॉमी एट लार्ज स्केल मतलब जो मान लो मेरे पास 50 मशीनें हैं और उसके मेरे कॉम्पिटिटर के पास भी 50 मशीनें, 50 मिलके 100 हो गई। उसके पास 50 लाख रुपए है, मेरे पास 50 लाख रुपए है, मिलके 1 करोड़ हो गया। तो हमारे इकोनॉमी भी बढ़ेगी। बिजनेस साइकिल, जो हमारा बिजनेस की मतलब जिससे रिस्क आएगा, है ना, पहले वो अलग रिस्क फेस कर रहा है, मैं भी रिस्क फेस कर रहा हूँ। जैसे कोरोना आया, वो भी रिस्क फेस कर रहा है, मैं भी रिस्क फेस कर रहा हूँ। तो जब साथ में आ जाएंगे तो दोनों को एक ही रिस्क फेस करना पड़ेगा, और फेस करने वाले दो लोग होंगे, तो बोझ जो है, बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी वही यार, दो लोग एक साथ आएंगे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बनेगी। रिस्पेक्ट फॉर बिगनेस, मतलब मान लो कि मैं हीरो था, सॉरी क्या कह सकते हैं यार इसको, अरे यार मतलब भाई एक से पहले दो है ना, मतलब दो राजा हैं, ठीक है। दोनों राजा मिलके उन्होंने अपनी सेना बनाई, दोनों राजा मिल गए, भाई बन गए, दोस्त बन गए, ठीक है। तो क्या होगा, उनसे बड़ा कोई होगा ही नहीं, तो रेस्पेक्ट फॉर बिगनेस। उसके बाद मोनोपोली वो होता है कि इनके अलावा वो प्रोडक्ट कोई बना ही नहीं सकता। जैसे मतलब मान लो, हेलो हेलो, देखो मोनोपोली वो होता है कि मेरे अलावा वो प्रोडक्ट कोई बना ही नहीं रहा है, तो अगर वो प्रोडक्ट मैं चाहूँ तो 10 का भी बेच सकता हूँ, 100 का भी बेच सकता हूँ, 1000 का भी बेच सकता हूँ, क्योंकि मेरे अलावा तो वो कोई बनाता ही नहीं ना प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, कंपटीशन खत्म हो गया, मेरा जिससे कंपटीशन था वो मेरे साथ आके कंपटीशन खत्म। मैनेजमेंट अच्छा होगा, कि जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो हमें कितनी अच्छी से मिल जाए। प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल हीरो का इंजन और होंडा की जो स्टाइल थी, मतलब स्पोर्ट्स बाइक बनाती है ना होंडा, तो वो दोनों मिले तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया हुई। अटेन मोनोपोली फिर उन्होंने अटेन नहीं की, लेकिन कुछ बिजनेसेस मोनोपोली अटेन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया रेल की मोनोपोली है ना, कि उसके अलावा कोई बिजनेस है ही नहीं इंडिया रेल का, मतलब कोई प्राइवेट ट्रेन कंपनी तो चलती नहीं है, जो चलती है गवर्नमेंट ही चलाती है, ठीक है। तो उसकी मोनोपोली है। और उसका सॉल्व कैपिटल प्रॉब्लम, मतलब मान लो जैसे हीरो को भी पैसे की जरूरत है और होंडा को भी पैसे की जरूरत है, और तो फिर जब दोनों साथ में आएंगे, तो जैसे मान लो मुझे एक समोसा खाना है और मेरे दोस्त को भी समोसा खाना है, मेरा समोसा आता है 10 रुपये का, मेरे पास 5 है, उसके पास 5 है, तो 5 मिला के एक समोसा खरीद लेंगे और समोसे को आधा बांट के खा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एडवांटेजेस मतलब बिजनेस की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी यार। देखो जब हीरो होंडा था बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी, फिलहाल अभी भी ग्रोथ होती है, लेकिन जब दो लोग एक साथ आएंगे तो ग्रोथ और अच्छी होगी, एक से पहले दो वाला कॉन्सेप्ट। फिर इनोवेशन, जैसे इनोवेशन का क्या मतलब है कि होंडा आई, उसने बोला कि मैं स्टाइल दूंगा, ठीक है, और हीरो ने क्या बोला, मैं माइलेज दूंगा, ठीक है। तो स्टाइल भी मिल रहा है और माइलेज भी मिल रहा है, ठीक, तो इनोवेशन हुआ। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज का जितना अच्छा यूटिलाइजेशन हो पाता है, मतलब मान लो मेरे पास लेबर्स हैं और सामने वाले के पास ए और बी से चलते हैं, ठीक है। ए के पास लेबर्स है, कई सारे वर्कर्स, और बी के पास मैनेजर है, जो इन लेबर्स को अच्छे से एक लीडरशिप स्किल के थ्रू गाइड कर सकता है, ठीक। फिर हर जगह इकोनॉमी चल रही है, वही हो गया। फिर एडवांटेज ऑफ मोनोपोली, कि मैं ही राजा हूँ, मेरे आगे कोई आ ही नहीं सकता, तो इस वजह से एडवांटेज है बिजनेस कॉम्बिनेशन का, ठीक है। फिर कंबाइंस टैलेंट, वही टैलेंट यार, ये बनाते हैं अच्छा इंजन जिससे क्या कहते हैं माइलेज अच्छी मिलती है, ये बनाते हैं स्टाइलिश,
ठीक है, बात नहीं खत्म। हाँ, अब आते हैं डिसएडवांटेजेस। पावर इन फ्यू हैंड, कि देखो यार, जो कंपनी का ओनर होंगे, 2 कंपनी के ओनर्स मान लो 10 ओनर होंगे, तो उन्हीं के पास तो पावर है, तो पावर फ्यू हैंड्स में आ जाएगी। फिर मिस यूज ऑफ मोनोपोली, मान लो मैं हीरो होंडा बना रहा हूँ, मेरे से अच्छी बाइक कोई बना ही नहीं रहा है, मैं 50 का माइलेज दे रहा हूँ, बाकी 25 का माइलेज दे रही है, तो मैं चाहूँगा अपनी गाड़ी 1.5 लाख की भी बेच सकता हूँ, अपनी गाड़ी मैं 2 लाख की भी बेच सकता हूँ, ठीक है, तो मोनोपोली का मिस यूज कर सकते हैं। फिर ओवर कैपिटलाइजेशन, कि पैसा ज़्यादा हो जाता है और उस पैसे को कहाँ यूज़ करें ये नहीं समझ, तो पैसे जो होते हैं वो वेस्ट होते रहते हैं, ठीक है, ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया। थ्रेट्स टू स्मॉल बिजनेस, जैसे मतलब मान लो मैंने अपनी हीरो होंडा बना दी, अब कोई नई नई बाइक लेके आ रहा है, जैसे और भी बाइक के ब्रांड्स आते हैं ना, बजाज, फिलहाल उसके लिए थ्रेट नहीं है, लेकिन जब दोनों कंबाइन होंगे तो इसके लिए थोड़ा तो थ्रेट होगा ना यार। फिलहाल ये छोटा बिजनेस नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसके लिए भी तो थ्रेट होगा, तो थ्रेट्स टू स्मॉल बिजनेस। और पॉलिटिकल लिंक्स, देखो यार, जब पैसा आएगा ना, बिजनेस करोगे, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पॉलिटिकल लिंक्स होंगे तुम्हारे, तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है यार। इसी के साथ, इसका चढ़े के साथ स्क्रीनशॉट ले लो। इसका चढ़े के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। कोशिश करना यार वीडियो समझने की, मैंने कोशिश किया तुम्हारी हेल्प के लिए, तो तुम भी वीडियो समझ आ जाएगा यार, ठीक है। पॉज कर करके देखना, लिखते लिखते देखना, समझ आ जाएगा सब। बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए यार, एग्जाम करके आना, बताना कि भैया इस जो मैंने पढ़ाया उसमें से कुछ आया था या नहीं। तब तक के लिए चलो बाय, हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट, फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना।